मई 2026 के बच्चों बहुत बहुत स्वागत है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये है एग्जाम ओरिएंटेड बैच सीए इंटर एडवांस अकाउंट्स मई 2026 ट्रिक थीम यानी 2.0 बैच। इस बैच के अंदर 110 घंटे में आपको स्टडी मेटेरियल का पूरा कॉन्सेप्ट, सारे के सारे क्वेश्चंस, चाहे मॉड्यूल 3 हो, चाहे कंसोलिडेशन हो, चाहे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हो हमारे, और आरटीबी पीवाईक्यू जब से न्यू सिलेबस आया तब से अब तक के, और अनलिमिटेड व्यूज, और 24/7 डाउट सपोर्ट, और 4 आपको हार्ड बुक मिलेंगी। एक ट्रिक हार्ड बुक मिलेगी जिसके अंदर हमने मॉड्यूल 3 के और कंसोलिडेशन की ट्रिक्स बना रखी हैं। एक फ्लो चार्ट बुक मिलेगी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लिए, एक एमसीक्यू बुकलेट मिलेगी और एक मेन नोट्स की बुक मिलेगी। 2 चार्ट्स भी मिलेंगे हार्ड बुक में आपको रिवीजन के लिए, क्योंकि इस बैच में रिवीजन भी इंक्लूडेड है, वो भी हम ही कराएंगे बच्चा बाटे। प्राइस बहुत ही अफोर्डेबल। आज उसका पहला लेक्चर है कंसोलिडेशन, हम आपको कराने जा रहे हैं, और कंसोलिडेशन के और भी कुछ लेक्चर्स हम यूट्यूब पर ही डालेंगे। तो भाई देखिए जरा, पूरे तरीके से हमें जज कीजिए और ऊपर दिए गए नंबर पर डीएम जरूर करना, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा अगर आपको इस बैच की रिक्वायरमेंट है तो बच्चा पार्टी। इसी प्रकार से कंसोलिडेशन के और भी लेक्चर्स हम डालेंगे, तो हो सकता है आप लेक्चर नंबर 2 या 3 देख रहे हो अभी, ऐसा भी पॉसिबल है, उससे ज्यादा। पहले इस हम कॉन्सेप्ट कराते हैं किसी भी चैप्टर का, फिर कॉन्सेप्ट समझाने के बाद उसकी ट्रिक देते हैं, फिर उस ट्रिक से हम आपको सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यूं चुटकियों में क्वेश्चंस होते हैं भाई, यूं चुटकियों में क्वेश्चंस। छोड़िए 300 350 घंटे का झंझट, 110 घंटे में सब कुछ वही है, पूरे डिटेल में है। एक सिंगल कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ा, एक सिंगल लॉजिक नहीं छोड़ा। पहले लॉजिक देते हैं, फिर ट्रिक देते हैं, डायरेक्ट ट्रिक नहीं देते हैं। कंसोलिडेशन ही दे दिया मैंने आपको डेमो के लिए, क्योंकि इसी में जज कर लो तुम मुझे। ये सबसे बड़ा खतरनाक चैप्टर है, अगर ये मैंने तुम्हें उंगलियों पे यूं ही आसानी से करा दिया तुम समझ जाओगे, बाकी सब होना ही होना है। इसलिए कंसोलिडेशन आपको दिया जा रहा है। ध्यान से देखिएगा बच्चा भाई, अभी शुरू होगा बस थोड़ी ही देरी में। डीएम जरूर करना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर जाना। कोई प्राइस वगैरह का इशू लगे तो मुझे डीएम जरूर करना ऊपर, ठीक है ना? वो एडजस्ट करेंगे फिर आपस में बात करके, जो भी चल रहा होगा उसमें थोड़ा बहुत कर। और बताओ, ठीक है? विद दिस नोट आज की चर्चा शुरू करते हैं। अभी कंसोलिडेशन देखना शुरू कीजिए आप, लेके प्रभु का नाम। 10 और भी कोई क्वेरी रह गई है बैच से रिलेटेड तो डीएम है ही, या कमेंट कर देना, सब एड्रेस करके चलता हूं। चल वीडियो को लाइक करो फटाफट, धन्यवाद। हेलो बच्चा पार्टी, गिव मी अ हाई फाइव। क्यों? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 के 5वें लेक्चर में आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का लेक्चर भी छोटा रहेगा जैसे पिछले लेक्चर छोटा था। सर आप इन दोनों को मर्ज करके एक क्यों नहीं बना देते? अरे बच्चा पार्टी, मुझे सीमा खींचनी है बीच में कि भाई वो टॉपिक वहां तक, अब थोड़ा सा दिमाग लगा करके ये टॉपिक, और आज के टॉपिक के बाद वैसे भी आपकी पूरी कॉन्सेप्चुअल चर्चा पूरी हो जाएगी। सीमा बीच में खींचना जरूरी है, तो दिमाग में खिचड़ी पक जाती है, इसलिए 2 छोटे छोटे ही रखे हैं, एक बड़ा नहीं बनाया। अब तो क्वेश्चंस पे आने वाले अगले लेक्चर में, ऑलमोस्ट हो गई चीजें। हमने देखा कि होल्डिंग और सब्सिडरी के कंसोलिडेशन में जो ये 21 सिखाता है, 7 स्टेप होते हैं, जिसमें पहला आपने कर लिया परसेंटेज निकालना, दूसरा आपने डिविडेंड का ट्रीटमेंट सीख लिया, तीसरा आपने बच्चा पार्टी गुडविल कैपिटल सब पूरा सीख लिया, ठीक है? और चौथा थोड़ा सा रिवैल्यूएशन भी देखा आपने गुडविल कैपिटल रिजर्व की कैलकुलेशन के वक्त। हाँ सर जी, गुडविल कैपिटल रिजर्व की कैलकुलेशन के वक्त कैसे कैसे होता है। तो बच्चा पार्टी हम अपने 3 स्टेप्स पूरे कर चुके हैं, 1 2 3। यस सर जी। हमने देखा गुडविल कैपिटल रिजर्व की कैलकुलेशन में रिवैल्यूएशन भी थोड़ा बहुत आ जाता है, मतलब वो पूरी चर्चा समाप्त कर चुके हैं, कहने का मतलब ये है। ओके सर जी। चौथा स्टेप क्या है? चौथे स्टेप पे हमें ये कैलकुलेट करके रख लेना है कि रिवैल्यूएशन के बाद एसेट्स की वैल्यू कितनी आ रही है, जो आप नई बैलेंस शीट में डालोगे। क्या होता है, अगर हम डायरेक्ट बैलेंस शीट बनाना शुरू कर देते हैं, फिर हमें इस पॉइंट के लिए ना अलग से कैलकुलेशन के लिए जाना पड़ता है, वर्किंग नोट बनाना पड़ता है। तो हमने एक स्टेप यहीं पर लगा दिया है ताकि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते वक्त आपको किसी भी चीज़ के लिए वर्किंग नोट का मुंह ना देखना पड़े, सारा का सारा डाटा पहले से ही आपके पास रेडी हो, तैयार। इसलिए बच्चा पार्टी ये 1-2 स्टेप्स आपको हमारी तरफ से एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं, जो आपके काम को सहज बनाएंगे, कंसोलिडेशन के क्वेश्चन को जल्दी खत्म करने में मदद करेंगे। क्या है चौथा स्टेप? चौथे स्टेप पे हमें निकाल लेना है एसेट्स वैल्यू आफ्टर रिवैल्यूएशन, जिसके लिए बच्चा पार्टी अपने उसी एग्जाम्पल का सहारा लेते हैं जो अभी हमने प्रीवियस क्लास में किया था। क्या था? मशीनरी की 1 लाख रुपए की वैल्यू थी। हाँ सर, 1 अप्रैल को इसे रिवैल्यू किया तो पता चला 50,000 से वैल्यू बढ़ गई, 50,000 से वैल्यू बढ़ गई, 1 की बढ़ के हो गई 1.5। इसी प्रकार से फर्नीचर का भी रिवैल्यूएशन किया गया, पहले थी 20,000, उसके बाद हमने रिवैल्यूएशन किया तो डाउनवर्ड्स आ गई, यानी नीचे आ गई 5,000 से हो गई 15। 1 लाख की मशीनरी बढ़ के हो गई 1.5 लाख की, 20,000 का फर्नीचर घट के हो गया 15,000 का।
और इन पे डेप्रिसिएशन वगैरह का रेट भी आपको दे रखा है 10 और 15%। बताओ रिवैल्यूएशन के बाद वैल्यू क्या होगी। मतलब मैं पता आपसे क्या पूछना चाह रहा हूँ, चौथे स्टेप पे मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ, जैसे बच्चा पार्टी, इसको थोड़ा डार्क करते हैं, इसको थोड़ा डार्क करते हैं, ठीक है सर जी। बच्चा पार्टी 1 अप्रैल को रिवैल्यूएशन हुआ, हाँ सर जी, लेकिन हमारी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कब बनती है, 31 मार्च को। ओहो, रिवैल्यूएशन के बाद बनेगी ना बैलेंस शीट, तो ठीक है सर, ठीक है सर। तो 1 अप्रैल को क्या हुआ, 1 लाख की मशीनरी बढ़ के हो गई 1.5 लाख की, बहुत बढ़िया सर। 20,000 का फर्नीचर घट के हो गया 15,000 का, बहुत बढ़िया सर, ठीक है। तो 1 अप्रैल की वैल्यू तो हमें मिल गई, 1 अप्रैल की वैल्यू तो हमें मिल गई रिवैल्यूएशन के बाद। मशीनरी 1,50,000, फर्नीचर 15,000। हमें चाहिए 12 महीने बाद की 31 मार्च की। यहाँ पे मशीनरी की क्या वैल्यू होगी, यहाँ पे फर्नीचर की क्या वैल्यू होगी। ये सब्सिडरी के फर्नीचर और मशीनरी की बात करने हम, याद रखना रिवैल्यूएशन जिसका हुआ है। ओके सर, ओके सर, ओके सर, ओके सर। क्यों चाहिए हमें 31 मार्च को सब्सिडरी की मशीनरी और फर्नीचर की वैल्यू। भैया 31 मार्च को तुम कंसोलिडेशन करोगे, होल्डिंग और सब्सिडरी की बैलेंस शीट को मिला के 1 बनाओगे। होल्डिंग के मशीनरी में सब्सिडरी का मशीनरी की वैल्यू जोड़ोगे, होल्डिंग की फर्नीचर की वैल्यू में सब्सिडरी के फर्नीचर की वैल्यू जोड़ोगे, तो कितनी वैल्यू जोड़ोगे, जो 31 मार्च को मशीनरी और फर्नीचर की वैल्यू है सब्सिडरी की, वो ढूंढनी नहीं पड़ेगी, पहले ढूंढनी पड़ेगी सर, ढूंढनी पड़ेगी सर। कंसोलिडेशन का मतलब क्या, यही तो है कि सब्सिडरी के सारे आइटम्स को होल्डिंग के साथ जोड़ दो। तो पता तो होना चाहिए कि सब्सिडरी के मशीनरी नाम के आइटम और फर्नीचर नाम के आइटम की क्या वैल्यू है कंसोलिडेशन वाले दिन, तभी तो जोड़ोगे होल्डिंग में। क्वेश्चन देता नहीं तो मैं खुद निकालनी पड़ती। क्वेश्चन ने 1 अप्रैल की दे दी, रिवैल्यूएशन के बाद वाली फिगर 31 मार्च तक तुम्हें पहुंचना है। क्या करना होता है, क्या करना होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च की वैल्यू ढूंढने के लिए किसी एसेट की। सेल परचेज कुछ हो नहीं रही, डेप्रिसिएशन घटा दो सीधा। ओहो, इस पे 10%, 1.5 लाख का 10% यानी 15,000 हटा दो, ये आ जाएगा 1,35,000। इस पे 15% हटा दो, फर्नीचर पे 20 पे नहीं 15,000 पे लगाना 15%। रिवैल्यूएशन के बाद वाली फिगर पे डेप्रिसिएशन लगेगा 2,250, तो 15,000 माइनस 15%, ये आ गया सर जी 12,750। ये वैल्यूज आपको होल्डिंग की मशीनरी और फर्नीचर की वैल्यू में जोड़ करके लिख देनी है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के अंदर। होल्डिंग की मशीनरी वो क्वेश्चन में मिल जाएगी आपको, सब्सिडरी की ये उठा ली, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में पीपी में लिख दी मशीनरी टोटल इतने की। ऐसे ही फर्नीचर, ऐसे ही ये छोटा सा स्टेप है, हम अपनी तरफ से लिखते हैं। क्यों, बच्चे ये भूल जाते हैं डेप्रिसिएशन लगाना और सीधा 1.5 और ये 15,000 को जोड़ना शुरू कर देते, फिर बैलेंस शीट टैली नहीं होती। इसलिए हमने ये किया हुआ, इसलिए हमने ये किया हुआ स्टेप। ओके सर, ओके सर। तो कोई बहुत भारी भरकम स्टेप नहीं है, लेकिन चौथे नंबर पर आपको ये निकाल लेना है क्या, वैल्यू ऑफ एसेट्स आफ्टर रिवैल्यूएशन, मतलब रिवैल्यूएशन के बाद एंड डेप्रिसिएशन के भी बाद। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ स्टेप्स में लिख सकते हो, एसेट्स वैल्यू आफ्टर रिवैल्यूएशन एंड डेप्रिसिएशन ऑन 31 मार्च। सब्सिडरी के एसेट्स की वैल्यू निकालेंगे रिवैल्यूएशन के बाद, डेप्रिसिएशन के बाद, सब चीज़ों के बाद। 31 मार्च को जो सब्सिडरी के एसेट्स की वैल्यू आ रही होगी वो निकालेंगे, क्योंकि वही फिर हमें होल्डिंग की वैल्यू में ऐड करके कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में लिखनी है। ओके सर जी, ओके सर जी, ओके सर जी। बच्चा पार्टी एक और स्टेप ये है हमारी तरफ से है, ये 5वां स्टेप भी हमारी तरफ से है। क्यों, ये भी बच्चे भूल जाते हैं, इसलिए इसको भी यहाँ पर स्टेप्स में शामिल कर लिया गया। ये भी बच्चे भूल जाते हैं। नॉर्मल डेप्रिसिएशन तो बच्चों तुमने लगा दिया, नॉर्मल डेप्रिसिएशन तो तुमने लगा दिया, नो प्रॉब्लम, ठीक है सर, ठीक है सर, ओके सर। अब बच्चा पार्टी मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। मैं वापस यहीं आ रहा हूँ आपसे। मशीनरी पर कितना डेप्रिसिएशन लगा, मैं वापस वहीं आ रहा हूँ। मशीनरी पर डेप्रिसिएशन लगा रिवैल्यूएशन के बाद, बताओ रिवैल्यूएशन के बाद सर 1.5 लाख का 10% 15,000, 15,000, 15,000। ओके सर, ओके सर, ओके सर, ओके सर। फर्नीचर पर कितना डेप्रिसिएशन लगा आफ्टर रिवैल्यूएशन, आफ्टर रिवैल्यूएशन सर 15,000 का 15% 2,250, 2,250। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। यानी टोटल कितना डेप्रिसिएशन लगा 17250, 17,250, 17250, 17,250 का डेप्रिसिएशन लगा है रिवैल्यूएशन के बाद। लेट सपोज अगर रिवैल्यूएशन ना होता, इफ नो रिवैल्यूएशन, अगर रिवैल्यूएशन ना होता बच्चा पार्टी, तो मशीनरी पर कितना डेप्रिसिएशन लगता सर, केवल 1 लाख पर 10% यानी 10,000। फर्नीचर पर कितना लगता सर, उसकी ओरिजिनल वैल्यू रिवैल्यूएशन से पहले जो वैल्यू थी 20,000 पे 15% यानी 3,000, 20,000 ही थी ना 20,000 ही थी, हाँ जी, यानी 3,000, 3,000। तो प्यारे प्यारे बच्चों कितना लगता
13,000। अगर रिवैल्यूएशन ना हुआ होता तो डेप्रीसिएशन टोटल लगता 13,000। रिवैल्यूएशन की वजह से डेप्रीसिएशन लग रहा है 17,250। क्या मुझे बता सकते हो एक्स्ट्रा डेप्रीसिएशन कितना लग रहा है रिवैल्यूएशन की वजह से? सर 4,250। एक्स्ट्रा डेप्रीसिएशन ड्यू टू रिवैल्यूएशन 4,250। एक्स्ट्रा डेप्रीसिएशन ड्यू टू रिवैल्यूएशन 4,250। रिवैल्यूएशन ना हुआ होता तो मशीनरी पे 10, फर्नीचर पे 3, 1 लाख पे 10%, 20,000 पे 15%, टोटल लगता 13। रिवैल्यूएशन की वजह से मशीनरी पर लग रहा है 15,000, 1.5 लाख पे 10%, फर्नीचर पे लग रहा है 15,000 पे 15%, 2,250, टोटल लग रहा है 17,250। यानी एक्स्ट्रा डिप्रिसिएशन रिवैल्यूएशन की वजह से 4,250 रुपए का लग रहा है बच्चा पार्टी। 4,250 रुपए का लग रहा है एक्स्ट्रा डिप्रिसिएशन ड्यू टू रिवैल्यूएशन। इसका क्या करना है? इसे बच्चे भूल जाते हैं, इसे बच्चे भूल जाते हैं, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स में से माइनस करना है। 4,250 को ये देखिए, ये कोई ऐसे कंसोलिडेशन स्पेसिफाइड AS21 स्पेसिफाइड स्टेप्स नहीं है, ये हमने लिखे हुए हैं जो क्वेश्चन करते टाइम बच्चा भूल जाता है। तो अब अलग अलग थोड़ी पढ़ाएंगे कि भैया कंसोलिडेशन के स्टेप ये हैं जो तुम भूल जाओगे वो ये है। सब एक ही जगह ले आए, सब एक ही जगह ले आए, एक ही चीज रखो बस। ये आपको 4,250 रिड्यूस करना है कहां से? पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स में से, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स में से। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में जो डाटा आपको दे रखा होता है ना, वो नॉर्मल फिगर पर डेप्रिसिएशन एडजस्ट करके दे रखा होता है। आई रिपीट अगेन, क्वेश्चन में जो डाटा दे रखा होता है वो नॉर्मल डेप्रिसिएशन को एडजस्ट करके दे रखा होता है। यूं तो 31 मार्च यानी बैलेंस शीट डेट पर आपको क्वेश्चन भी सब्सिडरी के मशीनरी और उसकी वैल्यू देगा, फर्नीचर की वैल्यू, लेकिन वो नॉर्मल डेप्रिसिएशन को एडजस्ट करके होगी। मतलब नॉर्मल वाला तो पहले एडजस्ट हो चुका हो। कभी तुम कहो सर जो नॉर्मल डेप्रिसिएशन उसे क्यों नहीं माइनस कर रहे प्रॉफिट्स में से? नॉर्मल डेप्रिसिएशन भी तो प्रॉफिट को रिड्यूस करेगा। नहीं 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 नहीं, वो ऑलरेडी क्वेश्चन में रिड्यूस्ड होता है। क्वेश्चन में भी 31 मार्च का डाटा दे रखा होता है बैलेंस शीट वाला आपको, कंसोलिडेट उसका सब्सिडरी का, उसमें नॉर्मल वैल्यू पर डेप्रिसिएशन एडजस्टेड होता है। तो मैं एक्स्ट्रा वाला एडजस्ट करना है, एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन ड्यू टू रिवैल्यूएशन। ये भूल जाते हैं बच्चे, ये एडजस्टेड नहीं होता क्वेश्चन में। क्यों? रिवैल्यूएशन एडजस्टमेंट में दे रखी होती है बैलेंस शीट के नीचे, और एडजस्टमेंट का मतलब क्या है कि ये तुम्हें खुद एडजस्ट करना है, ये एडजस्टेड नहीं है। तो बच्चा सोचता है रिवैल्यूएशन कर दिया हमने, हो गया एडजस्टमेंट हमारी पूरी। नहीं, एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन जो रिवैल्यूएशन के बाद लगेगा। रिवैल्यूएशन से क्या होता है? वैल्यू ऊपर चली गई ना मशीनरी की, थोड़ा एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन लगेगा लगेगा, वो भूल जाते हैं बच्चे। रिवैल्यूएशन वाली एडजस्टमेंट कर देते हैं, उसका इफेक्ट ये भूल जाते हैं बच्चे। इसलिए ये स्टेप बना दिया हमने यहाँ पर कि जो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन ड्यू टू रिवैल्यूएशन आएगा, इसे पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट से कम करना ना भूले बच्चा पार्टी, कम करना ना भूले बच्चा पार्टी। इफेक्ट ऑफ एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन ऑन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स, उसे रिड्यूस कर दे। नॉर्मल केस में क्या बिना रिवैल्यूएशन के क्या डेप्रिसिएशन आता पूरे साल का, वो निकाल लो। रिवैल्यूएशन के बाद क्या डेप्रिसिएशन आ रहा है पूरे साल का, वो निकाल लो। ठीक है, ओके सर। और जो भी एक्स्ट्रा लग रहा है वो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में से माइनस करना ना भूलें। सर पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में से क्यों माइनस करेंगे? पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में से क्यों माइनस करेंगे? भाई एक बात बताओ, भाई एक बात बताओ, रिवैल्यूएशन किस दिन हो रहा है? जिस दिन शेयर खरीदे जाते हैं उस दिन होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। जिस दिन होल्डिंग सब्सिडी के शेयर खरीदे उस दिन रिवैल्यूएशन होगा, ठीक है सर। और उस दिन के रिवैल्यूएशन के बाद जो भी डेप्रिसिएशन लगेगा रिवैल्यूड फिगर पर, वो कौन से प्रॉफिट से एडजस्ट होना चाहिए? जो उस दिन के बाद के प्रॉफिट है, शेयर खरीदे जाने वाले दिन के बाद के प्रॉफिट है, रिवैल्यूएशन के बाद के प्रॉफिट है, यानी कौन से? पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। ये देखो भाई, ये देखो, 1 अप्रैल को शेयर खरीदे गए, होल्डिंग ने सब्सिडरी के शेयर्स परचेज किए, इसी दिन 1 अप्रैल को ही रिवैल्यूएशन भी हुआ। अब रिवैल्यूएशन वाली नई फिगर पर डेप्रिसिएशन लगेगा 1 अप्रैल के बाद, रिवैल्यूएशन के बाद ही तो डेप्रिसिएशन लगेगा नई फिगर पर, पहले तो लगेगा नहीं। हाँ, तो ये वाला जो डेप्रिसिएशन है जो 1 अप्रैल यानी रिवैल्यूएशन के बाद लगेगा, ये कौन से प्रॉफिट से एडजस्ट होना चाहिए? जो रिवैल्यूएशन के बाद आपने कमाए हैं। और रिवैल्यूएशन और शेयर परचेज की डेट सेम होती है, यानी पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स में से, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स में से। ओके सर, प्री में से नहीं, प्री में से नहीं। क्यों? 1 अप्रैल यानी जिस दिन होल्डिंग ने सब्सिडरी के शेयर खरीदे उस दिन से पहले के जो प्रॉफिट है उससे आप एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन ड्यू टू रिवैल्यूएशन क्यों एडजस्ट करोगे? उससे पहले तो रिवैल्यूएशन हुआ ही नहीं था, उन प्रॉफिट्स पे रिवैल्यूएशन की मार क्यों डालोगे? रिवैल्यूएशन 1 अप्रैल को हुआ है तो 1 अप्रैल के बाद वाले प्रॉफिट्स पे तो रिवैल्यूएशन की मार पड़ेगी, उससे पहले वाले प्रॉफिट्स पे कैसे पड़ जाएगी? ओके सर, ओके सर, ओके सर, ठीक 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 सर, ठीक सर, ठीक सर। चलिए जी, तो ये वाला हमारा ये स्टेप थे, छोटे छोटे से स्टेप हैं ये।
पांचवा स्टेप, इफेक्ट ऑफ एक्स्ट्रा डिप्रिसिएशन ऑन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, मतलब एक्स्ट्रा डिप्रिसिएशन ड्यू टू रिवैल्यूएशन को पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स में से लेस करना ना भूलें, ना भूलें। ठीक है सर, ठीक। हमारा छठा स्टेप बच्चा पार्टी, छठा स्टेप बच्चा पार्टी, पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स। इसका एक सेपरेट कैलकुलेशन में समझा दे रहा हूं आपको, पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स का क्या होता है, इसकी सेपरेट कैलकुलेशन समझा देता हूं। मतलब 1 अप्रैल के बाद वाले शेयर खरीदने के बाद, होल्डिंग द्वारा सब्सिडरी के शेयर खरीदे जाने के बाद सब्सिडरी ने जो रिजर्व्स और प्रॉफिट्स क्रिएट किए हैं उन्हें कहते हैं पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स। ठीक है सर। इसमें भैया जो होल्डिंग का हिस्सा होता है, पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व प्रॉफिट, इसमें जो होल्डिंग का हिस्सा होता है वो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में रिजर्व सरप्लस में जाएगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। प्रॉफिट्स कहाँ दिखाते हो, रिजर्व सरप्लस में। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और जो इसमें माइनॉरिटी इंटरेस्ट का हिस्सा है वो बैलेंस शीट में हम एक अलग हेडिंग बनाते हैं, मैंने बताया आपको, माइनॉरिटी इंटरेस्ट के नाम से, वो सेपरेटली शो करनी पड़ती है। उस हेडिंग में प्लस कर देंगे ये अमाउंट, उस हेडिंग में प्लस कर देंगे अमाउंट। सर प्री एक्विजिशन रिजर्व एंड प्रॉफिट का क्या होता था? वो प्रॉफिट जो होल्डिंग द्वारा सब्सिडरी के शेयर खरीदे जाने वाले दिन से पहले ही सब्सिडरी में मौजूद है, वो वाले रिजर्व ऑफ प्रॉफिट, प्री एक्विजिशन रिजर्व एंड प्रॉफिट। उनका क्या होता था भैया, याद करो, उनमें जो होल्डिंग का हिस्सा होता था वो तो गुडविल कैपिटल रिजर्व की कैलकुलेशन में चला जाता था, हाँ, और जो माइनॉरिटी का हिस्सा होता था वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में। मतलब प्री और पोस्ट की चर्चा एक जगह दिखा दी है मैंने आपको, थोड़ा सा रिवाइज करवा दिया एक तरीके से। कभी बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मेरे स्टेप्स को छोड़ करके ऐसे देखना शुरू कर देंगे कि भैया प्री वाले का पूरा ट्रीटमेंट एक जगह, पोस्ट वाले का पूरा ट्रीटमेंट एक जगह। तो वो भी मैं एक बार के लिए समराइज करवा दिया आपको। पोस्ट का ये लिख दिया, ये लो, साथ ही साथ में यहाँ पे प्री का भी लिख देता हूं। साथ ही साथ में यहाँ पर बच्चा पार्टी प्री का भी लिख देता हूं। तो बताओ, जो प्री में, प्री एक्विजिशन रिजर्व प्रॉफिट में होल्डिंग कंपनी का हिस्सा है, उसका क्या करेंगे बच्चा पार्टी हम, प्लीज टेल मी, उसका क्या करेंगे? सर जी वो हमारा कॉस्ट ऑफ कंट्रोल यानी गुडविल और कैपिटल रिजर्व की कैलकुलेशन में एडजस्ट हो जाता है। देखा था ना हमने, उसे निकालते वक्त हम लोग एडजस्ट करते हैं। हाँ हाँ सर, हाँ सर, 25,000 का 80%, 15,000 का 80% लिया था ना उसमें, हाँ हाँ हाँ, वो वहाँ पे एडजस्ट हो जाता है। और माइनॉरिटी का हिस्सा, वो तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट नाम की हेडिंग में आता है, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट नाम की हेडिंग में आता है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट नाम की हेडिंग में आता है। ये मैंने एक जगह समराइज करवा दिया है। ठीक है, ओके सर, ओके सर, ओके सर। तो छठा स्टेप कोई ऐसा स्टेप नहीं है, ठीक है, बस ये कि मैंने एक जगह समराइज करवा दिया आपको, कभी देखना पड़े तो। छठे स्टेप में बेसिकली यही लगाना आपको कि भैया पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व प्रॉफिट में होल्डिंग का हिस्सा अलग से निकाल करके रख लो, ताकि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में रिजर्व सरप्लस में प्लस करते टाइम मुंह ना देखना पड़े किसी वर्किंग नोट का, यहीं से उठा लें। और माइनॉरिटी का भी अलग निकाल करके रख लो। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। ये प्री वाला ये तो बस रिवाइज करवाया आपको, ये इसका छठे स्टेप से कोई लेना देना नहीं, ये बस रिवाइज करवाया। छठे स्टेप पर आपको पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व प्रॉफिट में होल्डिंग और माइनॉरिटी का हिस्सा निकाल करके रख लेना है बस अलग अलग, ताकि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते वक्त होल्डिंग वाला हिस्सा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के रिजर्व सरप्लस में लिख सको और माइनॉरिटी वाला हिस्सा माइनॉरिटी इंटरेस्ट में लिख सको, किसी का मुंह ना देखना पड़े किसी वर्किंग नोट का। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। हमारे स्टेप से अगर आप चलो कोई दिक्कत नहीं होगा। रही बात प्रेजेंटेशन की, बिल्कुल स्टडी मेट जैसी करेंगे। क्यों घबराते हो यार, क्यों घबराते हो? नोट्स अकाउंट्स भी बनाएंगे, सब होगा, सब होगा। ओके सर, ओके सर। और बच्चों इसके बाद आता है हमारा आखिरी स्टेप, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट बच्चा बैठ, ये क्या है, ये क्या है बच्चों? जहां जहां भी 20% आया था ना, उसे हम समेट करके एक जगह लिख लेते हैं, उसे समेट करके एक जगह लिख लेते हैं बच्चा पार्टी, हम जहां जहां भी आया था 20%, ताकि जब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में माइनॉरिटी इंटरेस्ट के सामने फाइनल अमाउंट लिखे तो वो फाइनल अमाउंट भी हमारे पास हो। अभी माइनॉरिटी इंटरेस्ट अलग अलग टुकड़ों में आ रहा था ना, हाँ 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 सर, अभी अलग अलग टुकड़ों में आ रहा था। प्री एक्विजिशन रिजर्व प्रॉफिट में माइनॉरिटी का जो हिस्सा है वो अलग, कैपिटल में माइनॉरिटी का हिस्सा जो अलग वो अलग पड़ा हुआ है, पोस्ट एक्विजिशन में वो अलग पड़ा हुआ है। हम एक जगह इसको सम अप कर लेते हैं, यहाँ पर एक जगह सम अप कर लेते हैं यहाँ पर। यानी माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैसे आएगा? सब्सिडरी की कैपिटल में जो माइनॉरिटी का हिस्सा है वो, और प्री एक्विजिशन रिजर्व और प्रॉफिट में जो माइनॉरिटी का हिस्सा है वो, पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व और प्रॉफिट में जो माइनॉरिटी का हिस्सा है वो, रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट लॉस में जो माइनॉरिटी का हिस्सा बनता, प्रॉफिट है तो प्लस, लॉस है तो माइनस, ठीक है, माइनॉरिटी का हिस्सा बनता है वो। ठीक है सर, ठीक। फाइनली एक जगह सम अप करके लिख लेते हैं।
ओहो ठीक है सर, ठीक है सर। फाइनली एक जगह सम अप करके लिख लेते हैं ताकि फाइनल अमाउंट कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में डालते वक्त किसी वर्किंग नोट का मुंह ना देखना पड़े। मैं ये चाहता हूं आप अपनी सारी कैलकुलेशन फिनिश करके बैलेंस शीट बनाने जाओ, कुछ भी ना छूटे, नहीं तो बच्चा परेशान हो जाता है। बैलेंस शीट के फॉर्मेट पे ध्यान दे, फिगर ढूंढे, वर्किंग नोट बनाए या प्रेजेंटेशन पे फोकस करे। पूरी कैलकुलेशन पहले निपटा लो और फिर बैलेंस शीट की तरफ चलो, बहुत सहज महसूस करोगे, बहुत सहज महसूस करोगे। तो माइनॉरिटी का हिस्सा किस किस में होता है? सब्सिडरी की कैपिटल में, उसके प्री एक्विजिशन रिजर्व प्रॉफिट में, उसके पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व प्रॉफिट में और रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस में। वो सारा समेट के एक जगह लिख लो। ये आपका आखिरी स्टेप है बच्चा पार्टी। और ये तो डिविडेंड वाला पॉइंट है, मैंने ऑलरेडी समझा दिया आपको पहले ना, ये नोट्स लिखे हुए पर ये मैं पहले ही समझा चुका हूँ आपको। खत्म बच्चा पार्टी, खत्म बच्चा पार्टी। दिस इज ओवर, दिस इज एब्सोल्युटली ओवर, दिस इज एब्सोल्युटली ओवर। कभी 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 क्वेश्चन में एक बात आती है। कौन सी है सर वो बात? क्या होता है, सब्सिडरी और होल्डिंग का अपना अपना लेन देन दे रखा होता है। मतलब सर जैसे मान लो सब्सिडरी ने होल्डिंग को 10,000 रुपये के गुड सेल किए थे, वो भी उधार यानी क्रेडिट, उधार यानी क्रेडिट। ठीक है सर, ठीक है। तो क्या होता है, सब्सिडरी की बुक्स में डेटर्स आ रहे होते हैं 10,000 रुपये के। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सब्सिडरी को होल्डिंग से पैसा लेना है, तो सब्सिडरी के बुक्स में डेटर आ रहा होता है होल्डिंग वाला पैसा, और होल्डिंग की बुक्स में क्रेडिटर आ रहा होता है। होल्डिंग की बैलेंस शीट में 10,000, क्यों? होल्डिंग को सब्सिडरी को पे करना है। होल्डिंग के ऊपर उधार है ये पैसा सब्सिडरी का 10,000, उसने उधार गुड्स खरीदे थे सब्सिडरी से। ठीक है सर। तो जब इनकी अलग अलग बैलेंस शीट बनती है तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तब तो सब्सिडरी को होल्डिंग से लेने हैं 10,000 और होल्डिंग पे करेगी सब्सिडरी को 10,000, ये लिखा होता है। सब्सिडरी के डेटर 10, होल्डिंग के क्रेडिटर 10। लेकिन जब ये एक हो जाते हैं, एक दूसरे में समा जाते हैं, वन बन जाते हैं, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनती है, तो अपने आप से कैसा लेना और अपने आप को कैसा देना। हाँ हाँ हाँ, ठीक है सर, ठीक है सर। अपने आप से कैसा लेना और अपने आप को कैसा देना। इसीलिए कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में ना तो क्रेडिटर शो करेंगे ना ही डेटर शो करेंगे, जीरो कर देंगे। जो इनके अलग अलग अपने अपने डेटर क्रेडिटर होंगे, एक दूसरे की ट्रांजैक्शन से अलग वाले, उनको ले लेंगे, पर सब्सिडरी और होल्डिंग के आपस के लेन देन में जो भी डेटा क्रेडिटर होंगे वो कट जाएंगे, उनको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में शो नहीं करोगे। अपने आप से कैसा लेना और अपने आप को कैसा देना। भले ही सब्सिडरी के यहाँ डेटर होल्डिंग के यहाँ क्रेडिटर हो, भले ही सब्सिडरी के यहाँ डेटर होल्डिंग के यहाँ क्रेडिटर होते। ऐसा केस होता है होल्डिंग ने सब्सिडरी को सेल कर रखी होती उधार, तो भी यही बात होती, उनके आपस का लेन देन कट जाता है। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। ओके ओके बच्चा पार्टी, ओके ओके बच्चा पार्टी, ओके बच्चा पार्टी। ये हमारी पूरी चर्चा हो गई बच्चा पार्टी, पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट की। ठीक है जी, ओके सर जी, ओके सर जी, ओके सर जी। बच्चा पार्टी, ये आप स्टेप्स हैं यहाँ पर, ये आपके स्टेप्स हैं यहाँ पर। ठीक है, और आप लोग चाहो तो इसमें 8th स्टेप ये भी लिख सकते हो, इंट्रा ग्रुप बैलेंस। इसको इंट्रा ग्रुप बैलेंस बोलते हैं बच्चा पार्टी, आपस का लेन देन सेट ऑफ कर देते हैं। सबसे पहले स्टेप पर परसेंटेज निकाल लो होल्डिंग के पास सब्सिडरी के एक्चुअली कितने परसेंट शेयर है। फॉर्मूला शेयर्स हेल्ड बाय होल्डिंग इन सब्सिडरी डिवाइडेड बाय टोटल शेयर्स इशूड बाय सब्सिडरी इनटू 100। दूसरा डिविडेंड का ट्रीटमेंट, सब्सिडरी द्वारा होल्डिंग को जो डिविडेंड पे किया जा रहा है वो, उसकी एंट्री सब्सिडरी क्या होगी, P&L टू बैंक। होल्डिंग क्या होगी, अगर सब्सिडरी ने होल्डिंग को डिविडेंड दिया है अपने प्री एक्विजिशन रिजर्व एंड प्रॉफिट में से, तो होल्डिंग के यहाँ एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, और पोस्ट में से दिया है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू P&L। अगर अकॉर्डिंगली गलती हो गई है तो उसे हम करेक्ट करके चलेंगे, उसके लिए क्वेश्चन आएंगे, देख लेंगे। गुडविल और कैपिटल रिजर्व की कैलकुलेशन के लिए हम क्या करते हैं, 31 मार्च को बैठते हैं गुडविल और कैपिटल रिजर्व की कैलकुलेशन करने के लिए। फिगर्स उस दिन वाली उठाते हैं जिस दिन होल्डिंग ने सब्सिडरी के शेयर्स खरीदे थे। क्या क्या फिगर्स उठाते हैं, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट और इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स, इन दोनों को कंपेयर करते हैं। अगर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, जो पे किया वो ज्यादा है, जो हाथ लगा वो कम, तो गुडविल, और जो पे किया वो कम है और जो हाथ लगा यानी इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा है तो कैपिटल रिजर्व। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में से डिविडेंड माइनस करना ना भूलें, अगर प्री एक्विजिशन रिजर्व एंड प्रॉफिट में से दिया था और आपने गलती की थी, उसे वहां से माइनस नहीं किया था तो। और इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे आती है बच्चा पार्टी, इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे आती है, होल्डिंग को सब्सिडरी में क्या क्या मिलेगा, उसके कैपिटल में हिस्सेदारी, उसके प्री एक्विजिशन रिजर्व एंड प्रॉफिट में हिस्सेदारी, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस में जो भी एडजस्टमेंट होगी वो। ओके सर जी, ओके सर जी, ये हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला। उसके बाद बच्चा पार्टी कुछ ये हमारे अपने स्टेप्स हैं। चौथा स्टेप, रिवैल्यूएशन के बाद सब्सिडरी की वैल्यू की जो एसेट्स की जो वैल्यू बचेगी रिवैल्यूएशन के बाद, और रिवैल्यूएशन पर नई फिगर पर डेप्रिसिएशन लगाने के बाद जो 31 मार्च को वैल्यू आएगी वो निकाल लेना।
वो निकाल लेना ताकि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते वक्त आसानी हो। पांचवा स्टेप, रिवैल्यूएशन की वजह से जो एक्स्ट्रा डिप्रिसिएशन लग रहा है वो क्वेश्चन में ऑलरेडी एडजस्टेड नहीं होता है, केवल नॉर्मल वाला होता है, तो ये तुम्हें एडजस्ट करना है, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में से माइनस करना है, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में से माइनस करना है। और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में से एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन ड्यू टू रिवैल्यूएशन माइनस करने के बाद छठे स्टेप पर जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट बच जाए एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन ड्यू टू रिवैल्यूएशन माइनस करने के बाद उसमें होल्डिंग का हिस्सा निकाल के अलग रख लो, माइनॉरिटी का अलग रख लो, ताकि होल्डिंग का हिस्सा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के रिजर्व सरप्लस में डाल सको, माइनॉरिटी वाला माइनॉरिटी इंटरेस्ट में डाल सको। सातवें स्टेप पर ये बचे हुए 20% की एक जगह कैलकुलेशन करके लिख लो ताकि बैलेंस शीट में पुट करने में आसानी रहे। माइनॉरिटी को क्या क्या मिलता है, कैपिटल में हिस्सेदारी, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस में हिस्सेदारी, प्री एक्विजिशन रिजर्व प्रॉफिट में हिस्सेदारी और पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व प्रॉफिट में हिस्सेदारी। आठवें स्टेप पर आपस का कोई लेन देन है तो वो सेट ऑफ हो जाएगा। मतलब ये कोई स्टेप नहीं है आठवां कोई, बस क्या कर रहे हैं, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में लिखते वक्त मत लिखना 10-10 हज़ार, बस कोई अलग से थोड़ा ना दिखाना इसको करके कि 10 हज़ार नहीं लिखेंगे, लिखते वक्त छोड़ देना, बस दैट्स इट। फिर भी हमने लिख लिया अपनी याद के लिए। आगे आने वाली क्लासेस में क्वेश्चंस करेंगे बच्चा पार्टी, हमारा पूरा का पूरा कंसोलिडेशन हो चुका है कॉन्सेप्चुअल। चलिए कोई डाउट हो कनेक्ट करना, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।